जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 31A2 स्टार्ट करते हैं जी। A1 31A1 के अंदर हमने बात की थी रेशोज़ के ऊपर, कुछ थ्योरेटिकल बात की थी और उसके बाद क्वेश्चन 1 को हमने शुरू किया था डिस्कस करना, लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट ये थी कि उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर ये पड़ी हुई है कि 2008 के अंदर स्लो मूविंग इन्वेंट्री को उन्होंने, जिसकी सेलिंग प्राइस 1.5 मिलियन होनी थी, उसको 50% कॉस्ट के ऊपर लाकर, यानी कि कॉस्ट उनका 1200 बनता था, $1200, ठीक है, वो उन्होंने 50% के ऊपर बेची। इसका मतलब इसकी कॉस्ट जो है वो उससे NRV 600 रुपये कम हो गई थी, तो ये एंट्री बनी थी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अब इसकी एडजस्टमेंट का जो असर था वो हमने ले लिया था इस पे, लेकिन तेज़ी में हम ज़ाहिर है प्रॉफिट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो रिटेन अर्निंग्स में लाना भूल गए थे, तो रेशोज़ के अंदर मसला आया था। लेकिन फिर टाइम उस दिन ख़त्म हो गया था, अगली क्लास शुरू करनी थी, तो मैंने कहा था इसको कीजिएगा, दोबारा कर लेंगे। तो ज़रा क्विकली इसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, एक कैलकुलेटर आप ऑन कर लो, ठीक है। ये 600 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और 600 से इन्वेंट्री क्रेडिट हुई थी। ये दो चीज़ों पे असर हमने डाल दिया था। अब कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ और फिर नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, ठीक है। अब इस कम नेट प्रॉफिट ने रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर भी असर डालना था, ठीक है। अब वो असर मैंने जो है वो जाते जाते बता तो दिया था, लेकिन असल में जब सवाल कर रहे थे तो उस वक्त हमने इसको एज इट इज़ ले लिया था। तो इसको ज़रा देखें तो 10,480 नहीं है, बल्कि इस फिगर ने भी जो है वो एडजस्ट हो जाना था। 10,480 में से भी 600 कम होना है, क्योंकि प्रॉफिट कितने से कम हुआ है? प्रॉफिट 600 रुपये से कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने की वजह से 600 रुपये से प्रॉफिट कम हुआ। 600 रुपये से प्रॉफिट कम हुआ तो 600 रुपये से ही रिटेन्ड अर्निंग्स को भी कम होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने, बताएं जी क्या आंसर आता है इसका? जी 9880, ये फिगर हमने लेनी थी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम ना दोबारा ज़रा अपनी रेशियोज़ को दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, अच्छा मेरा दिल है इसको ज़रा ऐसे खुला डुला करके कर लें, ऐसे ठीक है, समझ आ रही थी ऐसे, मेरे ख्याल में ऐसे। वन कंपनी की हम रेशियो यहाँ पर निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है जी, जल्दी से बोलिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है पीबीआईटी हम में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये 12,560 हमने सही तो कर लिया था, तो ये 12,560 डिवाइड करना था इसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से। लेकिन सवाल के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट 31 नंबर 7 की दी हुई है, तो फिर हम क्लोजिंग्स को ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी प्लस, ये टोटल इक्विटी भी यहाँ पे लिख ना लें बच्चों, टोटल इक्विटी भी यहाँ पर अगर लिख लेना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ज़रा टोटल इक्विटी भी दोबारा लिखवा दो, बार बार थोड़ी 32,880 नहीं, बल्कि अब ये नए वाली फिगर होगी 17,000 जमा 5400। ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें से भी 600 ने कम हो जाना है। तो ये बताएं क्या आता है आंसर? वैसे तो नज़र आ रहा है क्या आता है, लेकिन फिर भी आप ज़रा टोटल ऊपर से कर लें, टोटल करें 17,000 जमा 5400 जमा, हाँ बताओ, 32280, ठीक है। 32280 डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, ठीक है। बहरहाल मैंने ऊपर से टोटल कर लिया 32280, ठीक है। अब ये फिगर्स हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास आ गई जनाब इक्विटी, ठीक है जी। इक्विटी पे असर क्यों पड़ा है? रिटेन्ड अर्निंग से पड़ गया, ठीक है। इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, तो 32,280 इक्विटी आ गई, 32280 प्लस लॉन्ग टर्म डेट कितना है जी? 14,400 जी। आंसर बताइएगा। वन कंपनी की ROCE क्या आ गई? 26.9%, ठीक है जी। अब ये हमारे सेक्टर की एवरेज है और इसके मद्दे मुकाबिल, इसको मिटाएं यहाँ से, साथ साथ करते जाते हैं, वो फिर आ गया, चलो खैर जी। ये हमारे पास वन कंपनी, और वन कंपनी की रेशो अभी भी हमने निकाली 26 यहाँ पे ना ज़रा ऐसे ही तंग हो रहा, तो मैंने कहा था आराम से निकालते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही बाकी रेशोज़ फटाफट निकालते हैं, फिर इसको इंटरप्रेट करना सिखाता हूँ। एक ये सवाल, एक दूसरा सवाल, फिर उसके बाद जो हमने EPS से स्टार्ट किया हुआ था 29वें और 30वें लेक्चर में किया था, वो इंशाल्लाह फिर
हम 32 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे और साथ ही इंशाल्लाह IFRS 15 स्टार्ट कर देंगे, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नाम लिखा हमने, और जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमारे पास 12,560 ही है। और सेल्स की फिगर क्या है जी? सेल्स की फिगर सवाल में जाकर देखें तो 100,800, तो 100,800 कर लें, इंटू 100 कीजिएगा। ये ऊपर वाली भी इंटू 100 की गई है क्योंकि हमें इसका आंसर भी किस में चाहिए होता है? परसेंटेजेस में, ठीक है। जल्दी आ जाओ यार। तो क्या आता है जी आंसर इसका? जी 46%। एक डेसिमल तक चल रहा है तो हम भी चलो 12.465, 12.5, ठीक है जी। तो तीसरी रेशो है जी नेट एसेट टर्नओवर। नेट एसेट्स का टर्नओवर, तो एसेट टर्नओवर रेशो जो है उसमें भी आप नेट सेल्स मतलब सेल्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से ही डिवाइड किया करते थे। ये सवाल ट्राई किया था बन कंपनी, देखो यार कर लो, ये 20 नंबर का सवाल आना है, ठीक है। कम से कम 12-14 नंबर तो लेने जोगे हों हम। रेशो कैलकुलेट करके आधे भी नहीं आते ना, 2 नंबर कम होते हैं। कमेंटिंग कुछ करोगे तो आधे से ज़्यादा तो आ जाए कम से कम, ठीक है। अच्छे भी आ सकते हैं। चलो कैलकुलेटर निकाल लो फिलहाल। नेट एसेट्स का टर्नओवर है, तो अब सेल्स पकड़ेंगे हम 100,800 डिवाइड करेंगे इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से, जो कि मेरे ख्याल में एक बार करके रख लेना चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो अब डेट इक्विटी में भी यूज़ होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर देखिए, चले खैर जाने दें जी। तो 32,280 32,280 ये इक्विटी आ गई, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स 14400 इंटू 100 नहीं करना, बल्कि ये तो टाइम्स में आएगी। बताओ क्या आंसर आता है इसका? 21.59 टाइम्स, ठीक है जी। यार वैसे ये 10,000 को मतलब 1,00,000 को डिवाइड करें अगर 40,000 से तो 21 टाइम्स आ नहीं सकता। ज़रा चेक कर लो एक दफ़ा। हाँ देखो ना, 32,240 जमा 14,400 है, तो ये 40 से 46-47 हज़ार रुपये की फिगर बन रही है। ये 2 टाइम्स समथिंग आना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग, 2.15 है ना, ठीक है। और उसके बाद आखिर में है जनाब आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या था जी? कुछ याद है? यही तो याद है हमें सर, और तो कुछ याद है जी? इन्वेंट्री होल्डिंग एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते होते हैं हम, ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री, अब एवरेज क्या है? एक ही साल की गिवन है डेटा, तो फिर बस इन्वेंट्री उठा लो, लेकिन इन्वेंट्री अब सही वाली उठानी है तो 3360 उठाएंगे, 3360। और कॉस्ट ऑफ सेल भी सही वाली उठाएंगे, सही कर ली थी हमने, 70600, ठीक है। टर्न ओवर इन्वेंट्री होल्डिंग डेज में चाहिए ना हमें, पीरियड चाहिए बिल्कुल, इनटू 365। आंसर इज 17 डेज। अच्छा, इंडस्ट्री के डेज जो हैं वो 4-5 पे फिर रहे हैं और इनके 17 डेज है भी बेकरी, अल्लाह खैर करे, सारी डबल रोटियाँ ख़राब हो जानी है। और आखिरी कौन सी है जी? डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो जिसको हम गियरिंग रेशो भी कहते हैं, ठीक है ना। डेट इक्विटी रेशो पूरा कैसे लिखें? चलो, डेट इक्विटी रेशो जिसको हम गियरिंग रेशो भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो मैं वही वाला यूज़ करता हूँ, तो ताकि 50% से ऊपर चला जाए तो हम कहें ये मोर गियर्ड है, मोर रिस्की है, और कम हो तो कम ले लें, ठीक है। अब डेट कितना है जी हमारा? डेट हमारा कितना है देख कर बताओ सवाल में से। ये सवाल जब तक आप हार्ड कॉपी नहीं रख लेते किताब की, तब तक आप ऐसे ही हैं, बस हवा में है। पता नहीं क्यों नहीं लेते आप हार्ड कॉपी के अंदर किताब में, या फोटो कॉपी तो कम से कम करा के। सॉफ्ट में क्या किताब होती है? कोई किताब नहीं होती यार सॉफ्ट जी। तो डेट है हमारा 14400 लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी है 32280, ठीक है।
और 14,400 डिवाइडेड बाय 32280 प्लस 14,400। कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि 14,400 को सिर्फ 32280 से भी मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं। उसमें फिर ये 100% से ऊपर जाए तो ज़्यादा रिस्की होता है। ये याद है फॉर्मूलाज जी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, कितने परसेंट आ रहे हैं उनसे? 30.8, यानी हमारी कंपनी लेस गियर्ड है। और माशाल्लाह हमारे सेक्टर वाले तो खैर अखीर ही हुई पड़ी। अब ये सारी रेशो उठा के यहाँ लिख लेते हैं और इन पे कमेंटिंग कर लेते हैं। तो हमारा जो हमारा ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये कितना है जी? हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.9% है, जबकि हमारे कंपेटिटर्स का सिर्फ जो है वो कम है, मतलब हमसे 18.6% है। ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा आ रहा है जी 12.5, जबकि हमारे कंपेटिटर्स का जो है वो 8.6 है। इसमें भी हम बेहतर लग रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो ऑलमोस्ट, ये नेट एसेट टर्नओवर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो तंग तंग लिखना है, सामने सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ओए होए 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 भाई देखो, ये बन कंपनी क्या है? ये बेकरी है, बेकरी मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स बेचती है। तो ये कोई इतनी अच्छा साइन नहीं है कि इसके इन्वेंट्री डेज ज़्यादा आ रहे हैं। रबर रोटी पड़े पड़े ख़राब हो जानी है, बन इनके पड़े पड़े ख़राब हो जाने। ठीक है। एनीवेज, डेट इक्विटी रेशियो कितनी है हमारी? 30.8, 31 कर लूँ जी? 30.8 ही रहने दे यार, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बस मुझे लिखते हो ज़रा तंगी ज़्यादा होनी है, और क्या। ये लो, ठीक। अच्छा अब सुने जी, ये तो होगी कहानी हमारी रेशियोज़ की जो हमने सेक्टर के अगेंस्ट एवरेज निकाल लिया। ठीक है जी। अब ज़रा एक बार सवाल को पढ़ते हैं और फिर कमेंटिंग करते हैं। देखें, अब आपने 7 नंबर ले लिए हैं। 7 नंबर में ये एडजस्टमेंट भी थी, एडजस्टमेंट 3 को लेना था। एडजस्टमेंट 3 का असर ये था, ये मैंने सिखा दिया था। ठीक है, ओके, डन हो गया। अब इसका असर यहाँ पर डाला मैंने, इसी के फेस के ऊपर ये एडजस्टमेंट्स कर दी। आप एक छोटी सी वर्किंग कर सकते हैं, इसको दोबारा बना लेते हैं ऐसी। ये तो मैंने सिर्फ फेस को ही सही कर दिया ना, कि एडजस्टमेंट 3 के बाद सूरत हाल ये है। लेकिन वो पार्ट 1 में जब हमने एंड किया था और फिर पार्ट 2 को बाद में करने का सोचा था एक दिन के फ़र्क के साथ, तो उस वक्त ना ये प्रॉफिट का जो कम होना था, ये इक्विटी पे असर नहीं डाला था, रिटेन अर्निंग पे और इक्विटी पे, तो ये मैं भूल गया था और रेशो निकाल दी। तो मैंने कहा था कि दोबारा कर लेना, फिर करेंगे, तो ये दोबारा सही किया। ठीक है। एनीवेज, वो पार्ट 1 और 2 इकट्ठा ही है अब आपका, तो जब आप वो ऑनलाइन वालों को तो मैंने इकट्ठा करके दिया ये। ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल जरा इधर पढ़ लेते हैं। बन कंपनी इज अ बेकरी, ठीक है, बेकरी है ये, विच ऑल्सो ओन्स 2 शॉप्स और कैफे। ये इनकी ओनरशिप में है, मतलब रेंटल पे नहीं है ये लोग। ठीक है। ओवर द लास्ट 2 years कंपनी हैज एक्सपीरियंस्ड डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। सो द डायरेक्टर्स विश टू इन्वेस्टिगेट इफ दिस इज अ सेक्टर वाइड प्रॉब्लम। कहते जी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है कंपटीशन के बढ़ने की वजह से। डायरेक्टर सोच रहे हैं कि ये देखें कि सारे सेक्टर में ही ये डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स हैं या सिर्फ हमारे साथ ही ये मसला है। Consequently, they have acquired equivalent ratios of sectors, some of which have been reproduced below। और हमने उसके अगेंस्ट अपनी रेशियोज निकाल ली। ठीक है, क्योंकि उसने पहली रिक्वायरमेंट ही क्या पूछी थी, कहा था कि एडजस्ट करो इन्फॉर्मेशन इन नोट 3 एंड कैलकुलेट 20x0 20x7 सेक्टर एवरेज इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर बन के लिए सेक्टर एवरेज की इक्विवेलेंट रेशियो निकालो। एडजस्टमेंट 3 क्या थी कि इन्होंने कुछ इन्वेंट्री अपनी ईयर एंड के बाद डिस्काउंट पे बेची है, तो हमने कहा इसका मतलब ईयर एंड पर ये जो पड़ी थी, ईयर एंड पे तो पड़ी थी ना, एनआरवी लॉस आ गया, तो IS2 फिर आ गया, इधर भी आ गया, हर जगह घुसा होना है, इसीलिए हमने उसके ऊपर एक दिन लगा लिया और बात इसी के ऊपर ही चलनी है सारी। ठीक है। अच्छा, अब ओके नाउ उसके बाद फिर ये हमारे सामने P&L था। एडजस्टमेंट 3 को हमने डालकर इसको सही कर लिया। बैलेंस शीट थी, एडजस्टमेंट 3 डाल के एक्सट्रैक्ट्स इनको भी सही कर लिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में तो 2 पॉइंट्स है बस, उसी को देखना है और उसके बाद फिर कमेंट करने की कोशिश करनी है रेशियोज को देखकर। ठीक है। पॉइंट 1 में कहता है इन X6, पिछले साल की बात है, बन कंपनी एक्वायर्ड अ पॉपुलर ब्रांड नेम। ठीक है,
और 31 दिसंबर X6 पे ब्रांड रिप्रेजेंटेड 20% ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, पॉपुलर ब्रांड इन्होंने खरीदा है, जैसे आप जो है वो मतलब कोई फॉरेस्ट चॉकलेट जो फॉरेस्ट केक जो है बहुत अच्छा है, वो अगर आप उस ब्रांड इस ब्रांड को ही एक्वायर कर लें और अपनी बेकरी बनाने लग जाए तो ये आपका ज़्यादा बिकने के चांसेस है। ठीक है, एनीवेज रिमेनिंग 80% नॉन करंट एसेट्स कंप्राइजिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम विच वन कंपनी ऑपरेट्स इट्स बेकरी एंड शॉप्स। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो बेकरी और शॉप्स हैं वो फिर उनकी ओन्ड बिजनेस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रेंटल पे हैं। वैसे उसने ऊपर ही बोल दिया था यहाँ पर कि ये 2 शॉप्स को ओन करता है। भाई ओनरशिप का मतलब यही होता है कि वो आपके नाम पे है, यानी आपके पीपीई में पड़े हैं। अगर रेंट पे होती तो आपके पीपीई में तो नहीं हो सकती थी। तो कह रहा है नॉन करंट एसेट्स के अंदर 80% जो है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है जी, आगे कहता है दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय वन कंपनी। आगे फिर और बता रहा है, मतलब कि आपका एग्जामिनर ऐसे खोल खोल के चीजें बयान करता है, ये ओनरशिप में है वन कंपनी के। हालांकि मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, फिर पीपी में पड़ा है तहां पे बता दिया आपको कि पीपी में पड़ा है तो मतलब ओनरशिप में है। लेकिन उसने फिर बोला ये ओन्ड बाय वन कंपनी है। ठीक है, ऐसे क्लियर बताता है आपको। मैंने ये फर्क बताया आपको सीए और एससीए के अंदर, क्लियर बताता है बात, उससे कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। ठीक है, आगे कहते हैं एंड हैज नो डायरेक्टली एसोसिएटेड फाइनेंस। का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता दो इसका मतलब क्या है। एसोसिएटेड फाइनेंस नहीं है, मतलब इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ, या फिर ये किसी लोन के अगेंस्ट फाइनेंस भी एज अ सिक्योरिटी भी नहीं है। दोनों मतलब लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय वन कंपनी एंड हैज नो डायरेक्टली एसोसिएटेड फाइनेंस। इससे रिलेटेड कोई डायरेक्टली एसोसिएटेड फाइनेंस नहीं, मतलब इसको लेने के लिए कोई लोन लिया हो, पड़ा हो अभी तक, या लोन के अगेंस्ट इसमें से कोई सिक्योरिटी फाइनेंस की गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी को रीवैल्यू भी किया है इन्होंने X4 में। अब अगर रीवैल्यू किया है तो इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा है ना जी। तो बोलो, अब एक वजह आपको बताई थी कि आप आरओसीई को जब करें, आरओसीई को जब कमेंट करेंगे तो आरओसीई को कमेंट करते आप ये बात भी कर दीजिएगा कि इन्होंने रीवैल्यू किया। हो सकता है सेक्टर वाली कंपनियों ने ना किया हो, वही बात बीच में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक पॉइंट में से काफ़ी सारी बातें बताई, इसमें से 2-3 बातें हमारी मेन निकल सकती हैं। पहली बात, जब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओन्ड हैं तो इसका मतलब रेंटल नहीं है, रेंट एक्सपेंस इनका नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ डेप्रिसिएशन भी होगी, सही है, लेकिन रेंट एक्सपेंस नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये रीवैल्यू भी हुई है तो इसका मतलब इक्विटी जो है, इनकी इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, नज़र भी आ रहा है। इक्विटी का बढ़ना ये आरओसी को कम करता है, यानी अगर रीवैल्यूएशन को हटा देंगे तो इनकी आरओसी जितनी आई है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ने क्या होना है, कम हो जाना है। एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट 2 में कहता है इन द ईयर X7, इस साल में वन कंपनी बिगैन ऑफरिंग डिस्काउंटेड मील डील्स। डिस्काउंटेड मील डील्स ऑफर करना शुरू किए उन्होंने टू कस्टमर्स। वन कंपनी होप दिस स्ट्रेटजी वुड हेल्प टू रिड्यूस पेरिशेबल इन्वेंट्री एंड रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। हाँ, ये तो मसला था, ये तो कंसर्न भी था, तो उन्होंने खुद ही एड्रेस करने के लिए क्या किया हुआ, एक तरह से ये डिस्काउंट ऑफर किया है ताकि जल्दी जल्दी इन्वेंट्री बिके और जो 17 दिन का होल्डिंग पीरियड आ रहा है वो कुछ कम हो जाए। ठीक है, अब ये सारी बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 10 नंबर की कमेंटिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तमाम गवाहों और बयान को सामने रखते हुए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन, इसको अब आपने जो है वो करना है कमेंट। परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें से पहली तीनों रेशोज को परफॉर्मेंस में ले लेना है और ये 2 को आपने ले लेना है पोजीशन के अंदर। है भी ऐसे ही पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो लंबी लंबी कहानियां लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, काम की बातें लिख लेना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी है। ठीक है, ये अब मैंने पार्ट ए किया था। ठीक है, पार्ट ए इस तरह से कैलकुलेट हो गया। अब पार्ट बी के लिए मैंने उसको सामने वैसे आपके लिए रखा है ताकि कमेंट कर सकें आसानी से। ठीक है, तो पार्ट बी मैंने आपको तरीका बताया था ना कि मिसाल के तौर पे वन कंपनी की रेशो हायर है कितनी, ज़रा बताओ हायर कितनी है। आपने कहा जी 26.9 माइनस 18.6 करें तो आंसर आता है जी 26.9 माइनस 18.6 तो क्या है 7 पॉइंट। अब ये नहीं कहना
कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 7.9% ज़्यादा है, परसेंट ज़्यादा नहीं है, 7.9 टाइम्स नहीं, वो तो एक्चुअल में फिगर इतना डिफरेंस है। आप इसको अगर डिवाइड कर दोगे 26.9 से तो क्या आएगा, कितने परसेंट डिफरेंस है बताओ कितना आता है, इंटू 100 भी ज़ाहिर करोगे। ये बात मैंने समझाई थी ना, मैंने यूँ समझाया था कि मसलन 2009 के अंदर आपकी सेल है 500, देखो इधर 2010 के अंदर आपकी सेल होगी 550, तो ये नहीं कहना सेल 50 से बढ़ गई, बल्कि यूँ कहोगे सेल्स 50 का डिफरेंस है, कैसे निकला है 550 माइनस 500 कितना बन गया 50 का डिफरेंस, डिवाइड कर दो इसको जहां से डिफरेंस देखना चाह रहे हो, कितना 500, तो आंसर क्या आता है, हाँ 10%। आप ये नहीं कह सकते 50% सेल बढ़ गई, 50 रुपीज़ की सेल बढ़ गई, नहीं बोलो, बल्कि बोलो पिछले साल की निस्बत इस साल 10% सेल्स बढ़ गई। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्या लिया, आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक है। अब ज्यादा है इस साल की सेल पिछले साल की सेल की निस्बत, तो जितना डिफरेंस उसको पिछले साल से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जब आपने ये बताना है, ये ना आपकी इसमें कमेंटिंग के अंदर वजन डालने के लिए मैं ये वाला टूल सिखा रहा हूं आपको, छोटा सा टूल है, ठीक है। क्या बताओगे आप ऐसे, हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जी 26.9, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेक्टर का कितना है 18.6, तो अब इसका जो डिफरेंस आता है ये 7 पॉइंट समथिंग, ये नहीं है इंक्रीज आपका ओवर इंडस्ट्री, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दो 26.9 से, तो आपका आंसर क्या आता है 29.3% ज्यादा है हमारी ROCE। आप समझ आइए बात, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये लिखते हुए हम ये वाली बात भी लिखेंगे, हम यूं लिखेंगे कि पहले तो थोड़ी सी बात वो लिखनी है, मैं सफा सामने खोल के रखता हूं, ये सफ़ा है ना, नहीं एक सफ़ा आपको मैंने भी दिया था, ये सफ़ा था, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, यस ऑफ कोर्स यही सफ़ा। देखो जी, ये जो पहली लाइन थी बड़ी कीमती लाइन थी, ठीक है, तो इसको आपने लिखना है। अगर मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस के उसने, वैसे किट के अंदर लिखा होता है कितने मार्क्स हैं, मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस को कमेंट करने के उसने 6 नंबर रखे हैं, जिसमें उसने 2 नंबर लेट से ROCE के लिए रखे हैं, तो आधे से 1 नंबर सिर्फ इसका होगा कि आप वो बताओ कि ROCE बताता क्या है। तो ये जो पहली लाइन थी इसको ईजी नहीं लेना था, बहुत कीमती लाइन थी। ये रेशो बताती क्या है, दिस रेशो मेजर्स मैनेजमेंट्स एफिशिएंसी इन जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम नेट एसेट्स अवेलेबल टू इट, ठीक है, सही बात समझ आई। अब ये तो ऐसे टर्नओवर आ गया, ऐसे ही हमारी ये रेशो चल रही है, दिस रेशो शोज एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू टर्न इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू प्रॉफिट्स एज इट टेल्स दैट एंटिटी इज अर्निंग इतने डॉलर्स पर इतने 100 इन कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। तो ये लाइन पहले लिखनी है आप, और उसके बाद फिर आपने बताना है इस तरह से कि वन कंपनी की ROCE 26.9 है, जो कि जितने परसेंट निकाले थे इतने परसेंट सेक्टर से ज़्यादा है, फिर उसकी वजह बताने की कोशिश करनी है। अब ROCE की ज़्यादा होने की वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में, इंडस्ट्री से ज़्यादा वजह क्या हो सकती है, इनके मार्जिन ज़्यादा होंगे, इनके नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, ऊपर नज़र आ रहा होगा ना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशो भी ज़्यादा नज़र आ रही सेक्टर से, तो ROCE ज़्यादा क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हो सकते हैं, मे बी उनको वो ब्रांड वगैरह, जो ब्रांड के हिसाब से बताएं, ब्रांड वाली चीज़ें, ब्रांड महंगा होता है, ब्रांड वाली चीज़ें बेच रहे हैं तो हो सकता है कुछ प्रीमियम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो ये उसकी एक वजह है। लेकिन फिर ये कहने के साथ ही आपने कहना है लेकिन भाई एहतियात करना, कॉशन ये भी लिखा हुआ है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, बाहर नहीं जाना, यही तो समझाया था आपको। सवाल करने से पहले इस सफ़े को एक बार पढ़ लेना, हर बार ऐसा करने से इसकी चीज़ें याद रह जाएंगी। जैसे इधर देखो, ROCE को कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, हमारे इस सवाल में था इसलिए नहीं करना। कंपनी टारगेट ROCE हमारे सवाल में नहीं था, इसमें नहीं करना, इससे करना था, नहीं ये भी यहाँ इससे कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर लिखी हुई हो सवाल में तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे हम, अगर मिसाल के तौर पे कहीं लिखा होता है, वैसे लिखा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, कहीं लिखा होता है कि 10% मेरी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जी ROCE तो मेरी 26% है, मतलब कोई मसला नहीं है, लोन लिया भी हुआ है तो शेयर होल्डर सेफ है, ठीक है, ये बात भी करेंगे। एनीवेज, असल में क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये ROCE के बारे में कॉशन होनी चाहिए, ठीक है।
अदर कंपनीज इन सेम इंडस्ट्रीज के साथ जब आप कंपेयर करोगे ROCE को, तो उसके अंदर मसला क्या है, उसके अंदर केयर इज रिक्वायर्ड बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज या एजेस ऑफ एसेट। अब जैसे एज का तो जिक्र नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी सामने नजर आ गई कि नहीं आ गई। हम रीवैल्यू करते हैं प्रॉपर्टी को, अब पता नहीं सेक्टर में लोग करते हैं या नहीं करते हैं, हो सकता है उन्होंने कॉस्ट पे रखा हो। अब ये बातें सारी आपने बतानी है, तो ये सारी बातें आपको पता है। अब आप लंबे लंबे पैराग्राफ बेशक ना लिखो, यही बातें आप 3 से 4 पॉइंट्स में लिख दो, आपको एम्पल नंबर मिलेंगे। लेकिन ये इस तरह से लिखने का फायदा क्या होगा, आप जल्दी लिख लोगे काम की बातें। तो मैंने यहाँ पे आकर आपको लिखना शुरू किया इसका, ये परफॉर्मेंस, ये मैं एक सवाल में ऐसे कर रहा हूँ, उसके बाद ये तरीका सिखा रहा हूँ, अगले सवालों को फिर आपने करना है, ठीक है ना। अब दिल तो बड़ा है, फिट अगला फिट था ना, फिट कंपनी भी कर दो डिस्कस, पता नहीं अब आप लोग करते हैं कि नहीं करते। फिर उसके बाद पेस्ट्री है तीसरा, ये इस जैसा ही है। फिर एक चौथा भी है, ये चौथा भी आज निशान लगवा दूंगा, आगे जाके है जो बिजनेस कम्बिनेशन से आ गया मेरे ख्याल से। तो इन चारों को आपने ऐसे करना है। लेकिन बेटा हर सवाल में ऐसे कराने लग गया तो फिर ये सेशन कम है। हर सवाल रेशियो का, हर सवाल एक दुनिया है, एक एक घंटा 1.5 घंटा उस पर डिस्कशन हो सकती है। बट मैं चाहता हूँ कोई एक आधे में डिस्कस कर लिया ना आपके साथ, उसके बाद जैसे मैंने चीज़ों को कंबाइन किया, कंसाइज किया आपके लिए, उस सफ़े के ऊपर आप उसको यूज़ करो। अब वही सफ़ा है, इस सफ़े के ऊपर क्या मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं, रेशियो बताती क्या है। उसके बाद रेशियो कंपेयर करना है। अब आपका जो केस है उसके अंदर आप कर लो, आपका ना तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन है, ना आपका टारगेट से कंपैरिजन है, बल्कि किससे कंपैरिजन है, आपका कंपेटिटर से। ये साथ हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये भी मैंने भी देखा नहीं है। अदर कंपनी से करना है कंपैरिजन तो आपने बताना है कि ये बेहतर लग रही है। फिर साथ ही कहना है क्वेश्चन रखो, रीवैल्यूएशन हमने की है, हो सकता है दूसरों की पॉलिसी ना हो, और फिर बताओ अगर रीवैल्यूएशन निकाल दे ROCE और हायर हो जाएगा। अब ये आपने कंपैरिजन किया, फिर उसके बाद आपने बताना है कि क्या है जी, क्या है, क्या वजह हो सकती है पॉसिबली। तो पॉसिबल वजह क्या है, हायर प्रॉफिट मार्जिन हैं इनके, जो कि ऑपरेटिंग रेशियो में नज़र आ रहे हैं, और उसी की वजह से ही ये मतलब उसकी प्रॉबेबल रीज़न हो सकती है कि वो हायर मार्जिन के ऊपर बेचते हैं ब्रांड की वजह से। ऐसी बस आपने अंदाजे से बात कर दी, ठीक है। अब ये बातें इसी में से लिखी, इसमें से एक ये पॉइंट यूज़ हो गया, दूसरा कंपेयर किया है इसको इंडस्ट्री एवरेज के साथ, तो ये दूसरा पॉइंट हमने डाल दिया। तीसरा अगर दिल करे तो डाल सकते हैं, वैसे देख ना ले कहीं पे लिखा हुआ है डेट के बारे में, नहीं, हाँ 10% बैंक लोन लिखा हुआ, ये पॉइंट भी यूज हो गया। कैसे, हम क्या कहेंगे, हाँ हाँ, हम 26 समथिंग कमा रहे हैं और वो बैंकों को देना पड़ रहा है 10%, इसका मतलब कोई मसला नहीं है, बैंकों को इंटरेस्ट दे, बैंकों के लॉन्ग टर्म पैसा लिया हुआ है, वो जिन बिजनेस में इन्वेस्टेड है वहां से रिटर्न अच्छा आ रहा है, इसलिए कोई मसला नहीं होगा हमारे शेयर होल्डर को, उसको टेंशन नहीं है कि कमा ज़्यादा रहे हैं। और अगर यही कम हो जाता था, अब ये पॉइंट भी यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट है, इस सफ़े की आपने कीमत नहीं जानी। यकीन माने भी मैंने जब ये सफ़ा बनाया था तो मैंने एक दिन एक रात पूरी जागते गुजारी थी आप लोगों के लिए और CA वालों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए काम आसान हो जाए, कि आपने इसको ईजी ले लिया शायद, ठीक है। तो देख लो, आप बेशक जाके अपनी किट से, अपने ACC हब से सोल्यूशन जाके मैच करना, 90% 80 से 90% बातें सेम होंगी, बातें हैं यही। अब आपको जब इकट्ठी करके दी ताकि आप रुलो ना, लेकिन आप ये करने में भी तैयार नहीं है। अब ये पॉइंट देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट मस्ट बी कंपेयर्ड विद कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज से 10% ROCE, 7%, देन फर्दर बोरिंग विल रिड्यूस CPS। अब ये बताया गया था, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि जी बोरिंग जो है वो उसकी कॉस्ट कम है, ROCE हम ज़्यादा कमा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। हायर देन कॉस्ट ऑफ बोरिंग है तो एफिशिएंट हायर देन कॉस्ट ऑफ बोरिंग है तो हम फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। अब ये सारी बातें आपने करनी है, ठीक है। अब इनको पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे तो आसानी रहेगी ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, अब मैं एक सवाल ऐसा कर रहा हूँ, बाकी मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, बता रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। मैं सारे सवालों को इस तरह से लिखने बैठ गया तो हम एक सवाल को 1 घंटे में, 1.5 घंटे में इस तरह से लिखेंगे, तो उसके बाद फिर आप सवालों की गिनती कर लो तो 35-40 घंटे इसके अलग कर लो। हाँ, डिस्कस सारे सवाल करूँगा, लेकिन आपने इस तरह से अपने सफ़े की मदद लेकर बेशक आपने इनको लिखना है और लिख के फिर सोल्यूशन से मैच करना है बाद में जाके। हाँ, गालिबन लंबे लंबे पैराज लिखे होंगे, लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे उनमें जो पॉइंट्स होंगे वही आपने लिखे होंगे, बस पॉइंट्स फॉर्म के अंदर। पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, काफ़ी नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलो जी लिखते हैं। सबसे पहले तो बताएं क्या है जी, ये हमने यहाँ से लिखना है ऐसे करके कि ये दिस रेशो
shows ability of entity to turn its long term financing into profits. ठीक है, ये वाली लाइन लिखो. ROCE is a, यूं लिख दें, ROCE is a primary measure of profit performance. Primary measure of profitability या परफॉर्मेंस. ठीक है ना जी. as यहां से देखो, as it shows ability of entity to turn its long term financing into profits. As it shows ability of company, as it shows, जरा और लंबा कर लें ताकि थोड़ी जगह पे आए, आप परेशान ना हो कितना लिखा गया. as it shows ability of company to बोलो, turn its लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना नीचे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इक्विटी और डेट टू टर्न इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू प्रॉफिट्स. तो एक दो दफा सिर्फ आपने इसको सामने रख के लिखना है. उसके बाद फिर ये सफ़ा कहेगा मुझे रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दिमाग में आ गया. सामने रख के 2 से 3 सवालों में लिखना है जब भी ROC आए. ठीक है, टू टर्न इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू प्रॉफिट्स. ठीक है जी, डन हो गया. तो इधर और छोटा हो गया कि मैंने ये बताया, टू अर्न रुपी इतने रुपया, 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इट इज़ अर्निंग इतने प्रॉफिट, ऐसे बताने की बजाय और आसान हो गया. ROC प्राइमरी मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि ये बताती है कंपनी की एबिलिटी टू टर्न इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू प्रॉफिट्स. ठीक है, अब ये मैंने पहला पॉइंट लिखा. ठीक है जी, दूसरा पॉइंट अब मैं लिखता हूँ. अब अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ROCE of one company, Banco, is better than is 29.3% हायर. ये कैसे निकला है, ये यहीं पे निकाल दो, ये ऐसे निकाल के बता दो, ये बताना है फिर. ठीक है, आप यूँ लिखोगे 26.9 माइनस 18.6 डिवाइडेड बाय 26.9. ठहर जाए, आपका प्रोजेक्टर DC हो गया, DC डिस्कनेक्ट. किधर गए भाई? अच्छा जी, सही है. डिवाइड बाय 26.9, ये इस तरह से लिख दोगे इनटू 100 करके. एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको ये वर्टिकल एनालिसिस भी करना आता है. इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं. इसे आपने कंपेयर किया, खैर चले. ठीक है, अच्छा. उसके बाद ROC of one company is 29.3% higher than sector average. ठीक है जी, तो this may be due to higher, ये देखो प्रॉफिट मार्जिन्स 12.5 हैं, हमारे 12.5 हैं और हमारे हमसायों के, हमारे कंपेटिटर्स के 8.6 हैं. तो यहाँ पर लिख देते हैं कि which may be which may be due to higher profit margins, higher operating profit margins. ठीक है जी. अच्छा, अगली बात साथ ही लिख दो, however caution must be exercised while interpreting this ratio. As sector may not be revaluing
नॉन करंट एसिड्स, so if revaluation surplus is excluded, ROCE will become even more higher. ये मैंने सही लिखा है? बोलो, ज़्यादा हायर हो जाएगी उल्टा हैं? क्यों ज़्यादा हायर हो जाएगी? क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर के कम होने से रेशियो का आंसर बढ़ जाएगा। सही है? अच्छा जी, ये जनरली भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल जनरली लिख लें, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, एसिड टर्नओवर बराबर सराबर ही है, तीसरी रेशियो भी है ना, नेट एसिड टर्नओवर, ठीक है। तो इसी के अंदर इसको भी ऐड कर सकते हैं, अलग भी ले सकते थे कि एसिड टर्नओवर अपीयर्स टू बी एसिड टर्नओवर अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट सेम एज द सेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेन कॉज जो ROCE की है ओवर परफॉर्मेंस की, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वही एक तरह के एसेट्स भी हैं। अब टर्नओवर की बात करें तो सेल्स बराबर सराबर हैं। गौर करो, एसिड टर्नओवर का मतलब क्या था? बताया था, 1 रुपया सेल जनरेट करने के लिए कितने रुपए के एसेट्स दरकार हैं। दिस रेशियो मेजर्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम एसेट्स एज इट टेल्स दैट इट इज अर्निंग इतने रुपए, ये इतने डॉलर की सेल पर इतने डॉलर इन्वेस्टेड इन। अब इसका मतलब ये हुआ कि एसिड टर्नओवर तो सेम ही है, तो फिर ROCE क्यों बेहतर हो रही है? प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने की वजह से। अब सेल्स दोनों तरफ सेम है, अगर एसिड टर्नओवर यानी उनके भी 100 रुपये, उनका भी 1 रुपये एसिड में डालें तो 2 रुपये की सेल जनरेट होती है, हमारा भी ऐसा ही है, तो फिर मामला कहाँ पे बेहतर हुआ है हमारा? नहीं, प्रीमियम तो चार्ज कर रहे थे हम, लेकिन सेल्स तो फिर भी बराबर सराबर आ रही है, मार्जिन्स वहाँ से कुछ बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बड़ी वजह मुझे ये लग रही है कि हाँ, ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं, नहीं वो तो PBIT पे गया नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे खड़ा है। हम बेसिकली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शायद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छा कंट्रोल किया हुआ इन्होंने, कि सेल्स सेम होते हुए, एक तो आपने कहा जी GP बेहतर हो गया है। GP बेहतर क्यों हुआ? हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर मजीद बेहतरी क्या आई है? एसिड टर्नओवर सेम होने के बावजूद ROCE बेहतर क्यों है? एक तो कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, आपने सही बोला। दूसरा, मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी ज़्यादा बेहतर मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें इसके अंदर बहरहाल हैं। आप पहले इंटरेस्ट वाली बात भी आप कर दो, लेकिन वो डेट इक्विटी में करनी है वैसे, बाय द वे, ठीक है, कि डेट इक्विटी रेशो हमारी जो है वो कम है, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट वगैरह भी कम है। खैर, उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लिए हैं, उन्होंने PBIT नहीं लिया, तो ये बात कर सकते थे हम कि हमारी ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि दूसरे हो सकता है रेंटल पे हों, और फिर हमने या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेहतर मैनेज किया हो, ठीक है। तो ये जनाब आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो साथ ही आपने कर दी एसेट टर्नओवर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो साथ ही कर दो। आप कह दो जी नेट एसेट टर्नओवर इज ऑलमोस्ट सेम एज इंडस्ट्री सेक्टर एवरेज, which means that main cause of better ROCE is probably efficient probably better control of operating expenses by one company, ठीक है। कि अगर नेट एसेट टर्नओवर सेम है, यानी सेल्स की रेशियो तो एसेट्स के हिसाब से सेम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बेहतर हुई है? तो उसकी वजह जो है वो हम कह रहे हैं कि ROCE
probably better control of operating expenses by one company or charging higher margins due to branded products. अब ये मोटी मोटी दो दो तीन तीन बातें हम लिखते जा रहे हैं जो ज़हन में, परिचय में इतनी कहाँ ज़हन में आती हैं, आधी भी नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, वो काफ़ी है। एग्जाम में सारों के साथ यही हिसाब होता है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अगली बात, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। बीच में आप यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कि प्रोबेबली बेटर कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इसके अंदर आप ये भी लिख सकते थे कि the control over operating expenses can also be seconded by the fact that one company owns its properties while other sector companies, बिल्कुल फ्री फॉलिंग में चलने दे रहा हूँ अपने थॉट्स को जो आ रही हैं, सिखा रहा हूँ सिर्फ आप, हालांकि बातें तो वही दो तीन पॉइंट्स थी लेकिन फटाफट लिखते जा रहे हैं, जहन में आ रहा है, ठीक है। while other sector companies may be, अब मे के साथ ही कर सकते हैं ना, may be operating from rental premises, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये परफॉर्मेंस तो गई हो, अब पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन में दो बातें थी, ठीक है जी। पहली बात इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, दूसरी बात डेट इक्विटी। इन्वेंट्री होल्डिंग हमारा उल्टा ज़्यादा है तो हम कहेंगे जी ये ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारी तो बिज़नेस की नेचर ही ऐसी है कि पेरिशेबल गुड्स होती हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। फिर साथ ही आप कहोगे वो जो कर रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा है, ठीक है, इसमें हमारी तरफ से भी रिकमेंडेड है, ये करना चाहिए ताकि होल्डिंग पीरियड बेहतर हो, ठीक है। यहाँ तक इतनी बात काफ़ी है। अगली बात, डेट इक्विटी रेशो हमारी बहुत बेहतर है, तो इस बारे में कह सकते हो कि डेट इक्विटी रेशो हमारी बेहतर है क्योंकि हमने वैसे ही अपने ओन्ड एसेट्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, और हम मज़ीद लोन लेना चाहें तो आसानी से ले सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री से हम बेहतर है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर हम ज़्यादा लोन रेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर इतनी बात भी काफ़ी है। लेकिन जो आपका एग्जामिनर कहता है ना, वो ये कहता है कि कंक्लूजन लिखा करो लाजमी। आपका कंक्लूजन क्या है, उसका एक नंबर है, तो जो मर्जी कंक्लूजन लिख दो, लिखो ज़रूर, ताकि अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने जो कंक्लूजन लिखा है उस कंक्लूजन का आपको नंबर तो मिले, ठीक है। खैर चलो, अभी तो अगली बात चल रही है, आप लोग, माफ़ी तो है नहीं आप लोगों की तरफ से। तो पोजीशन के ऊपर आपने सबसे पहले इन्वेंट्री की बात करनी है, तो आप यूँ कहोगे कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड of 17 days is much higher than sector average, which is the main cause of worry, मेरे लिए तो भाई ये बहुत गड़बड़ है। मेन कॉज ऑफ वरी एज द इन्वेंट्री मेन कॉज ऑफ वरी एज द इन्वेंट्री इज ऑफ पेरिशेबल नेचर, ठीक है जी। साथ ही आप लिखोगे कि जो ये काम कर रहे हैं ना, ठीक है, ये मतलब हायर मार्जिन जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो मुनासिब नहीं है, इसी वजह से ये जो डिस्काउंटेड दे रहे हैं ये बेहतर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जी ये जो
कर रहे हैं, वैसे तो आप जाकर एंड पे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी ऑफ डिस्काउंटेड मील्स इज़ सजेस्टेड, ठीक है। तो बहरहाल चूँकि वो पहले से कर रहे हैं तो इसलिए उसको इसी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं कि ये भी हो सकता है कोई इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 17 दिन का, ठीक है, ये ज़्यादा है, जो कि एक मसला है कि मसला किस लिए है, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर की हैं, लेकिन मे भी ये हायर मार्जिन ब्रांड की वजह से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से, ये भी वजह भी लिख देते हैं ना हम, मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है, कि पेरिशेबल नेचर है। अब अगली बात क्या है जी कि हायर इन्वेंट्री डेज मे बी ड्यू टू higher margins for branded products, क्योंकि उन्होंने कहा है ना ब्रांड उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगली बात फिर कर सकते हो आप कि ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड, वैसे ये कंक्लूजन में लिखना चाहिए था, बहरहाल फिर लिख देंगे, डिस्काउंटेड मील्स ऑप्शन सीम्स टू बी बेटर, बल्कि ये एंड पे लिखेंगे, ठीक है, ये एंड पे लिखें, एंड पे कंक्लूजन में तो कुछ लिखना है, तो चलो लिख दो वहाँ पे दोबारा लिख देना, द डिस्काउंटेड मील ऑप्शन looks a better option as, ये पहला और आखिरी सवाल है, जैसे करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, as it may reduce high inventory holding period, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अब इतना कुछ लिख गया हूँ मैं, लेकिन सारा कुछ मेरा उसी का नॉलेज से है, मैंने तो उससे हट के बात नहीं की, ये सारी बातें हमने उस सफ़े के ऊपर देखी। तो बस जब भी, सॉरी यार मैं सफ़ा खोलना भूल गया, जब भी आप इन्वेंट्री, जैसे अब इन्वेंट्री डेज की बात करने लगे हो तो ये आपके सामने होना चाहिए था, ये देखो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब साथ ही आप डेट इक्विटी के बारे में बताओ कि डेट इक्विटी रेशियो of one company is much lower than sector average, which means जिसकी वजह भी लिख दो, which may be due to the fact that they have owned properties which are acquired, they have owned properties acquired without, क्या था लफ्ज़, क्या था उधर मुझे लिखा हुआ था, विदाउट कौन सा, रिलेटेड फाइनेंस, क्या लिखा हुआ था, विदाउट, हाँ डायरेक्टली एसोसिएटेड फाइनेंस, विदाउट एसोसिएटेड फाइनेंस लिख दो, ठीक है जी। तो वन कंपनी की रेशो जो है वो मच लोअर है, ठीक है, और जिसकी वजह भी हमने बता दी। इसके साथ आप ये भी लिख दो, ठीक है, कि वन कंपनी can easily obtain further loan as, अच्छा इसमें दो बातें, आप कंपनी ज़्यादा लोन ले सकती है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये डेट इक्विटी रेशो कम है, ठीक है, गियर्ड कम है। दूसरी एक और वजह भी है, शेयर होल्डर्स भी रिलैक्स हैं, क्योंकि ROCE 26% पे है और ये आपको फाइनेंसिंग 10% पे मिल रही है, तो यहाँ से भी तसल्ली है ना एक और, ठीक है। तो वन कंपनी कैन ईजीली ऑब्टेन फर्दर लोन, ठीक है,
और उसके बाद अगली बात ये भी कर दो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, लेकिन ROC, जिसका मतलब ROC ज़्यादा, इसका मतलब शेयर होल्डर स्टिल बेनिफिट करेंगे, ठीक है। वन कंपनी कैन इजीली ऑब्टेन फर्दर लोन एज इट इज़ लेस गियर्ड, कहाँ लिखूँ आप, as it is less geared and cost of 10% is also lower than ROC, which means shareholders are still benefiting. ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब उसके बाद आखिर में आ जाता है जी कंक्लूजन। ये मेरे ख्याल में उठा के ऊपर ही ले जाए यार, इसने वक्र ही तंग किया हुआ है। इधर आओ भाई मेरे। तो ये जनाब आपकी एडजस्टमेंट, ओके चले। अच्छा जी, अब कंक्लूजन भी लिख देना चाहिए, कंक्लूजन का भी 1-2 नंबर होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखो जी, ये लाजमी लिखना है, ये आपके एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि कंक्लूजन लिख दिया करो जो भी है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन बनता है, ये सारी बातों को सामने रखते हुए ज़रा 1 मिनट सोचो, फिर मुझे बताओ भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है। ओह माय गॉड, इसको बस 1 घंटे तक क्लोज करते हैं। अब कंक्लूजन ये है, अब तो देखो कि आप ये कहोगे कि वन कंपनी was concerned about profitability, but it seems to be in better position than sector. एक तो ये आपने कंक्लूजन दे दिया। दूसरा, मेन कंसर्न क्या है जी आपके ख्याल में, क्या है बता दो क्या है। हाँ, मेन कंसर्न इज लॉन्ग होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री, so lower margins and discounted meals is suggested. स्ट्रेटजी ऑफ, ये ऊपर ऐड कर देना ना, मेन कंसर्न होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, सो स्ट्रेटजी ऑफ, यूँ लिखना चाहिए, स्ट्रेटजी ऑफ लोअर मार्जिन एंड डिस्काउंटेड मील्स इज सजेस्टेड। तीसरी बात, गियरिंग के बारे में लिख दें कि अगर कंपनी नया लोन लेना चाहे तो वो अच्छी पोजीशन में है, तो as gearing is low, वैसे ऊपर भी लिख दिया था हमने, one company can easily obtain further loan if needed. ओके, तो ये जनाब मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। इतना नहीं लिखना चाहिए था जितना मैंने लिख दिया, बट अब तो लिख दिया, क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं ज़रा इधर ले आता हूँ। अब आप इसकी पिक्चर ले लीजिए, लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा, ये मैंने लिखा है, मैं इसीलिए ये नहीं लिखा करूँगा। ये मैंने लिखा है, पता नहीं इसमें भी आधा ज़्यादा सही होगा आधा गलत होगा, लेकिन मोर देन इनफ है आपके उन्हीं पेजेस को सामने रखते हुए ये मैंने लिखा है, ठीक है। मेरा लिखा हुआ आपके किसी काम नहीं आना बेटा, पर्चे में मेरे लिखे हुए का आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। सो प्लीज़ ये ज़रूर पिक्चर लीजिए, बट इसको इसीलिए रखिएगा अपने पास ताकि आप जो है वो
रेफरेंस के तौर पे इसको देख लें, बट अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैंने मज़ीद इस तरह का कोई काम नहीं करना, ठीक है, सही हो गया। चलें, अब टाइम तो सारा इसी में निकल गया। मेरा तो दिल था कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बाकी सवालों को। पता नहीं समझ भी आ रहा होगा कि नहीं, ये तस्वीरें तो आप खींच रहे हो, लेकिन मैंने साथ साथ लिखवाया है भाई। अगर कहो तो थोड़ा और बेहतर कर सकता हूँ मैं इसको। कैसे, इसको ज़रा नीचे ले आते हैं, पोजीशन में भी नोट तो आपने किया नहीं होना, बस सुनते रहे होने, ऐसे ही सुना सुनाया फिर आगे चला जाता है ना जी। गलत उत्थी आ जानी, एक इसमें से उड़ा लेते हैं। देख लें अब आपके लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ और आप अपने लिए ज़रा भी कोशिश नहीं करते। चल, अब ये होगा कि मैं ज़रा इसको और वाइड कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ 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 अब बस इसके बाद अब ये वाली सहूलत आपको मुयस्सर नहीं होगी। डिस्कशन ज़रूर होगी, लेकिन आपको मैंने तरीका सिखाया है जस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यार देखो कुछ भी नहीं है, वही बातें हैं जो हमने पढ़ी सुनी सीखी, वही सफ़ा है जिसकी अब एक काम ज़रूर करना है आपने, इसको ज़रा मैच भी करना है जाके। आपने किट के अंदर ये जो क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन तो दिया भी होगा ना इन्होंने, कैप्लन वालों ने, तो उसको आपने कंपेयर भी करना है। अगर ये 60-70% भी मिलती जुलती बातें आ गई हैं तो ये मोर देन इनफ है। उन्हीं का ही अगला सोल्यूशन डिफरेंट होगा पिछले से। ये ऐसे ही है, अंग्रेजी है ना, लिखना है, डिस्कशन, बातें वही होंगी, मतलब लिखने का अंदाज तो डिफरेंट हो सकता है, तो रट्टे नहीं लगाने इसको, आपका सफ़ा है जिसको आपने कीमती संभालना है, ठीक है। चलें, अच्छा जी, अब बात तो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो अगर आप अगला सवाल देखें तो इस सवाल को मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। अब टाइम हो गया ख़त्म, तो कल हम इंशाल्लाह IFRS 15 स्टार्ट करेंगे, ओके। लेकिन मैं आके फिट कंपनी को पहले डिस्कस करूंगा, बट अब फिट कंपनी को मैंने डिस्कस वैसे नहीं करना जैसे मैंने बन को किया है, ठीक है। इसके अंदर मैं सिर्फ मोटी मोटी 2-4 बातें करूंगा, लेकिन इसको क्विकली ज़रा देख लेते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़, दो कंपनीज का कंपैरिजन है। ऊपर क्या था, सेक्टर के साथ कंपैरिजन, ड्राफ्ट है स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स का, तो ड्राफ्ट प्रॉफिट और लॉस है, दोनों कंपनीज का रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है, ओके। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल फिट कंपनी के ऊपर आ रहा है। और उसके बाद ड्राफ्ट प्रॉफिट और लॉस है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल पोजीशन है, कैश है, टोटल इक्विटी है। फिर फिट कंपनी मैन्युफैक्चर और रिटेल करती है प्रीमियम ब्रांड्स, स्पोर्ट वियर्स, विच इट सेल्स ऑनलाइन और इंटरनेशनल चेन पे। स्पोर्टी कंपनी सेल्स मिड मार्केट स्पोर्ट वियर्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड ऑनलाइन। थोड़ा सा इनकी नेचर डिफरेंट। It sources its good directly from manufacturing, does not take international sales. Sporty company plans to expand. अच्छा, on 31 December, Fit company disposed of its investment in active division for consideration of 10. Cash proceeds have been recorded as receivable in the date financial position and active division is। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, जीपी मार्जिन इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना है, फिट कंपनी ने 1 लाख पर मंथ एक्टिव डिवीजन को सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी चार्ज किया हुआ है, ठीक है, फिट कंपनी ने, ओके। एक्टिव चार्ज ऑल्सो चार्ज 100,000 पर मंथ टू एक्टिव डिवीजन फॉर सेंट्रल सर्विसेज विच वॉज डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन अब ये पैदा होता है कि आपको क्या लेना चाहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट की सेल को। जब एक कंपनी के सामने आ रहा है दूसरे के सामने नहीं आ रहा, तो क्या इसको लेना चाहिए हमें, क्वेश्चन है मेरा। जी, क्यों नहीं लेना चाहिए, हाँ। देखें बात ये है, नहीं नहीं, ये क्या चीज़ हमने बेची है, क्वेश्चन ये है कि ये क्या चीज़ बेची है हमने। कहता है 31 दिसंबर X0 पर, हम इस वक्त खड़े कहाँ पर हैं, 31 दिसंबर X0 पर ही खड़े हैं, ठीक है। इस साल के ऊपर कोई इसका असर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कहता है हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है एक्टिव डिवीजन के अंदर, उसका 10 मिलियन आया है, ठीक है। अब ये कैश प्रोसीड्स जो हैं ये रिकॉर्ड किए हैं रिसीवेबल at date of financial statements were prepared and the gain on disposal included in statement of profit above. Active division had the following ratios for the year। वो कहता है कि इतना जीपी मार्जिन आया था और इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया था। अब मेरे ख्याल से तो
ये मेरी अपनी राय है, बाकी तो आप अपने ऊपर अब डालेंगे सवाल तो ज़ाहिर है कल ही डिस्कस करूँगा। मेरी राय के मुताबिक तो अच्छा, रेशियोज़ कौन कौन सी निकालनी है, क्या कहता है, जीपी मार्जिन निकालो। अब जीपी मार्जिन वैसे ज़रा निकालते हैं हम, ज़रा फिट कंपनी का जीपी मार्जिन निकालो। लेट्स से जीपी मार्जिन, जीपी कैसे निकलेगा, कोई मसला, जीपी मार्जिन तो निकला है फिट का, फिट का जीपी मार्जिन कैसे निकालोगे, बोलो 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 जी। 60 डिवाइडेड बाय, पहले 1000 में है बेचारा, चलो खैर, डिवाइड बाय 250 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, 24। ये कौन है जी, फिट। ऐसे ही आप सपोर्टी को भी कर लोगे, इसमें तो कोई मसला नहीं, इसमें तो वो आया ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पर अब क्वेश्चन पैदा होता है, नेट प्रॉफिट कितना लेना चाहिए। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग, कौन सा नेट प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होता है जीपी माइनस सेलिंग माइनस एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस तो इसके बाद होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट तो इसके बाद होती है। और वैसे भी एक बात बताऊं आपको, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखें ये एक ऐसी चीज़ है जो एक तो दूसरी कंपनी में नहीं आ रही है, दूसरा ये कोई हर साल आने वाली चीज़ भी नहीं है, तो असूली तौर पे इसको फिर हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए एनालिसिस करते हुए। उसने नोट 3 में बहरहाल ये बात बताई भी थी। एनीवेज, अगर कोई देखना चाहे तो देख ले। खैर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कमेंट तो कर सकते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैसे निकालोगे जी, वो तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो कितना आता है, चलो ऐसा कर लो 25 ही ले लो, फर्क नहीं पड़ता, 25 डिवाइड बाय 250 करो, ठीक है, कर लो, कोई मसला नहीं। और उसके बाद जो आंसर आए, क्या आता है वैसे, ये तो 10% बन रहा है, 25/250 है ना, ठीक है, ऐसे ही इसका निकल आएगा। तो ये करते हुए आप ये कह देना कि भाईजान ये ज़हन में रख ले कि इस साल के एंड पे इसको बेचा है, तो फिर ये बाद में जाकर अगले साल ये वाले मार्जिन जो हैं वो इसके नहीं अवेलेबल होंगे, ठीक है, इस तरह से बात कर सकते हैं। एनीवेज अब देखो ना, ये बातें हैं ये कल करने वाली ही हैं, क्योंकि आज आप थोड़ा सा खपेंगे इसके साथ, लेकिन 6 मार्क्स के बाद कमेंट करना है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस के लिए जीपी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बस। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। पोजीशन के लिए ट्रेड पेबल डेज हैं, गियरिंग रेशियो है, ठीक है जी। तो ये काम तो बड़ा आसान है, ओके। उसी तरह से आपने कोशिश करके 2-2 3-3 अल्फाज लिखने हैं, पूरा लिखने के बाद अपने सफ़े से फिर आपने सोल्यूशन को मैच करना है, फिर कल हम इसको देखेंगे। लेकिन ये समझा करना, पर्चा आपके सामने आपके ऊपर पड़ गया, ठीक है। तो भाई ने किया, चूँकि नहीं हुआ तो एक ही कर लें तो बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। वैसे तो मैंने पेस्ट्री कंपनी भी कहा था, ये सवाल भी हम कर सकते हैं, ये मैं आपके देख रहा था सवाल, ये कंसोलिडेशन के बाद करेंगे, कंसोलिडेशन के बाद करेंगे, ये हो सकता है ट्रीट्स कंपनी, ठीक है। तो ये 4 सवाल आपको करवाने हैं मैंने ऐसे ही, तो कल इंशाल्लाह ये सवाल करके आएंगे। कल हमने इंशाल्लाह IFRS 15 करना है और उसके साथ इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक छोटी सी डिस्कशन ये कि इस एक वीक के अंदर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस एक वीक के अंदर क्लास जो है वो आपकी 1 से 1.5 घंटे की बस रहे, ज़्यादा ना हो। लेकिन 3-4 तारीख के बाद फिर आपकी क्लास जो है वो इंशाल्लाह डबल ट्रिपल भी हो सकती है, मसला नहीं है। तो इसको अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो आगे ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।